Hello everyone. Good afternoon everyone. Okay, तो संचित आपको मैंने रिडक्शन का जो सीट भेजा था क्लियर था उसमें से? ओके। एक्चुअली यार जब आप लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हो तो मैं इधर उधर रहता हूँ तो मे बी मैं भूल जाता हूँ, भूलने का आदत है, तो एक बार आप पिंग कर दिया कीजिए अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो। ओके, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, ये आपको बता दिया मैंने। सो किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो या आपने किसी ने प्रॉब्लम शेयर किया है मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, सो एक बार रिकॉल करा दीजिए। एलमोंड से कोई फायदा नहीं होता यार, कोई फायदा नहीं होता है। सो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, एरिया अंडर कर्व। ओके, एरिया अंडर कर्व स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं ग्राफ के बारे में। भाई ग्राफ आप लोगों ने फंक्शन में खूब सारा ग्राफ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का ग्राफ आपको प्लॉट नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना होता है कर्व का। ठीक है, और फंक्शन का भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फंक्शन। तो कर्व अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें फंक्शन भी आ जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ फंक्शन बोलते हैं तो उसमें रिलेशन टाइप के जो ग्राफ होते हैं या एक्सप्रेशन होता है वो नहीं आता है। तो हमने कर्व बोल दिया तो उसमें पूरा आ गया भाई। ठीक है, तो उसके लिए भी सबसे जो बेसिक आइडिया है किसी भी कर्व को प्लॉट करने के लिए वो होता है सिमेट्री से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे? हेलो प्रत्युष। ओके, आई थिंक सभी लोग आ गए हैं। तो देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ आपको पता है ये कैसा होता है, इस तरह का होता है। इस अब हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। इस कर्व में सपोज कीजिए हम कि हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया या माइनस एक्स को x से रिप्लेस किया। दैट मींस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें या माइनस एक्स को x से रिप्लेस करें, हमें क्या मिल जाएगा? ये y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टू दी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जहां पर अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर आपके फंक्शन में या कर्व में किसी भी तरह का चेंज नहीं आए, तो हम कहते हैं कि उस टाइप का जो कर्व होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई एक्सिस होता है। ध्यान रहे, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया हमने, देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन और द ग्राफ, देन दोस टाइप ऑफ कर्व्स आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सो ये कर्व जो होगा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल लिख दिया एस वाई डबल एम करके। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा क्योंकि ये वेल नोन ग्राफ है, वेल नोन ग्राफ आप लोग पढ़ते हो इसलिए हमने, या इवन फंक्शन का भी। ठीक है भाई, दूसरा टाइप में इवन, देखिए प्रत्युष हमने फंक्शन क्यों नहीं बोला, बिकॉज आप यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना नहीं सीखोगे, आप पूरे के पूरे कर्व के बारे में सीखोगे। सो ये स्टेटमेंट देना मेरे लिए रेस्ट्रिक्शन पैदा करता है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के लिए बात वैलिड होती है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवरऑल कर्व की। ठीक है भाई, हाँ कॉन्सेप्ट वही था। ठीक है, दूसरा, अगर y इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू हम वाई स्क्वायर ले लें, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ले लें और यहां पर हम y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, y को क्या करें? माइनस वाई से रिप्लेस करें, तो इस तरह का जो इसका ग्राफ आप लोग जानते होंगे, ये कर्व होगा भाई। ये कुछ ऐसा होता है इसका ग्राफ। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि इस तरह का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जहां पर y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन, दैट मींस x इक्वल्स टू माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू
वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए इसको, और वाई स्क्वायर के बराबर है तो ये जो है एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। आया समझ में? लिखते रहिए ये वाला। तीसरा एग्जांपल जो होगा इसी टाइप का है। अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, यहां पे दोनों हम रिप्लेस कर रहे हैं भाई, तो यहां पे ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जा रहा है प्लस माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखिए हमने ए पर किसी भी तरह का चेंज नहीं प्रोड्यूस किया है, इसलिए ए जो है एज इट इज रहेगा। वेल डन, वेल डन। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, या तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, सो ये क्या है, बोथ एक्सिस, जिस तरह का पार्ट आपको एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में, सॉरी वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में देखने को मिल रहा है, उसी तरह का पार्ट वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भी है। एक्स एक्सिस के ऊपर में अपवर्ड जैसा फिगर है, उसी तरह का फिगर डाउनवर्ड भी है। तो ये जो है सर, यानी सर्कल जो है बोथ एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सो इस तरह का कर्व जहां पर x को माइनस एक्स से और y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर देयर इज नो चेंज इन द कर्व, दैट मींस दोस टाइप ऑफ कर्व्स आर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहां पे बोथ कर दीजिए, दोनों एक्सिस के अबाउट। ठीक है, दूसरी तरफ एक बात और गौर करने वाली है भाई, यहां पे अगर हम x को यहां पे y से या वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि y को माइनस एक्स से, सॉरी y को x से रिप्लेस करें, तो यहां पर फिर भी यहां पे अगर हमने एक्स स्क्वायर के जगह पे वाई स्क्वायर ले लिया और y को रिप्लेस कर दिया x से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी भी इस कर्व में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टाइप का फंक्शन जहां पे x को y से या y को x से रिप्लेस करने पर फंक्शन में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो, सॉरी कर्व में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का कर्व जो होता है y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। दैट मींस ये जो कर्व होगा ये y इक्वल्स टू एक्स के डाउनवर्ड जैसा दिखेगा, उसके अपवर्ड भी वैसा ही दिखेगा। सो ये जो है y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। इतना क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, वेल डन। सो इसको हम लोग एक क्लियर वे में एक कॉन्सेप्ट के रूप में देख लेते हैं, और कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कर्व है जो एक्स वाई के साथ रिलेशन में है, तो अगर हम कहते हैं कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर वो एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि एफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिख लेंगे भाई। ठीक है, कि हमारा कोई कर्व है जो एक्स वाई के साथ रिलेशन में है। यहां पर देखिए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर आ गया। इसका मतलब कि इस टाइप का जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एग्जांपल से देखा भाई। ठीक है, दूसरा बात ये होगा कि अगर x को एफ ऑफ एक्स कॉमा माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा माइनस वाई ये एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर हो,
एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर हो, सो हम कहेंगे कि हमारा एफ जो है, एफ इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के। तीसरा कि एफ ऑफ माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, दिस वुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो हम कहेंगे कि हमारा एफ इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सेस, दोनों एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। रिया कर्व जो है इवन पावर होना चाहिए, ठीक है, जिसका पावर इवन होगा, जैसे एक्स स्क्वायर का पावर इवन है, दैट मीन्स वो वाई के सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। लेकिन एक्स का पावर, ये ध्यान रहे कि आपके एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म एक्स के हों वो सभी इवन पावर के साथ होने चाहिए, तब वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। या इन अदर वे हम कह सकते हैं कि अगर आपके एक्सप्रेशन में y का टर्म इवन है, पूरा पूरा टर्म y का इवन है, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये जब हमने लिख दिया तो ऑब्वियसली इवन जिसका पावर होगा वही इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा भाई, तो वो लिखने की जरूरत हमें अब नहीं पड़ेगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ यहां पे दिखेगा नहीं, एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स लिखिए, वाई कॉमा एक्स, दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देख लीजिए एक्स को वाई के साथ रिप्लेस किया हमने, ये आपको आई थिंक यहां भी नहीं दिख रहा है ना, यहां पे दिखेगा, एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स, दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हम कहेंगे कि यहां पर एफ इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x, ठीक है। अब मैं आपसे एक ओरली एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, ये IIT JEE भी इस क्वेश्चन को पूछा हुआ था, ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन, हमने कर्व नहीं बोला, ध्यान रहे, अगर कोई फंक्शन x इक्वल्स टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, x इक्वल्स टू a लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो उस f के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंडीशन for any function f which is symmetrical about a line x equals to a? दे सकते हो आंसर कमेंट कीजिए। तो कोई लाइन कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, वो क्या है, अच्छा, कोई लाइन कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, वो इस लाइन x इक्वल्स टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है, x इक्वल्स टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो फंक्शन किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, इस फॉर्म में उसका कंडीशन क्या होगा। x बराबर a कैसे सेटिस्फाई करेगा बेटा, ये गलत है, ये तो हम उसके लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, वो पॉइंट थोड़ी ना उस पर है होगा। यहां पे हम बोल रहे थे कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो क्या हमारा फंक्शन y एक्सिस पे लाई कर रहा था क्या, एक पॉइंट ये कह सकते हैं। देखिए इस टाइप का कंडीशन होगा कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन सपोज कीजिए x इक्वल टू a, कुछ ऐसा लाइन होगा, ठीक है, दैट मीन्स इस यहां पे x इक्वल टू a होगा, a से किसी भी दूरी पर, इस साइड की दूरी लेंगे x पर, तो यहां का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a प्लस x हो जाएगा, तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी, सपोज करो f ऑफ a प्लस x, ठीक है, और इसके उतना ही दूरी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो दूरी जो होगा माइनस एक्स होगा। वेल्डन संचित, वेल्डन। तो हमने फंक्शन बोला था, ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो ये सिंपली गलत है, ये एफ ऑफ a माइनस एक्स के बराबर होगा। तो अगर ये दोनों सिमेट्रिकल होगा तो ये सेम दूरी पर
इस x लाइन x इक्वल टू a लाइन के सेम दूरी पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी बराबर होगी, दैट मींस f ऑफ a प्लस x की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ a माइनस x। आया समझ में क्या? ये समझ में आया सभी को कि x इक्वल टू a लाइन के अबाउट कोई फंक्शन सिमेट्रिकल है तो a से x डिस्टेंस राइट हैंड साइड में और x डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का आउटपुट जो है वो बराबर होना चाहिए। दैट मींस इस साइड में फंक्शन का आउटपुट क्या होगा f ऑफ a प्लस एक्स और इस साइड में फंक्शन का आउटपुट क्या होगा f ऑफ a माइनस एक्स एंड फॉर सिमेट्रिसिटी दिस शुड बी इक्वल। ठीक है भाई, तो ये IIT जेईई का क्वेश्चन भी पूछा हुआ था एक बार ऐसे ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था, एक ऑप्शन ये भी था इसका। तो सिमेट्रिसिटी से क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम पहले सिंपल टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसका देखते हैं कि कैसे। अब चारों ऑप्शंस याद नहीं है प्रत्युष, ठीक है, उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था, इसके साथ और भी कॉन्सेप्ट मिक्स थे। ठीक है भाई, सो देखिए अब हम आते हैं एरिया पर। सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट फिनिश हो चुका भाई। अच्छा एक बात और, जब भी हम लोग एरिया अंडर कर्व पढ़ते हैं तो हमें कर्व को प्लॉट करने के लिए हमें कभी कभी क्या होता है ना कि कर्व को प्लॉट करना होता है तो टेंजेंट एट ओरिजिन का डिस्कशन होता है भाई। ठीक है, एक ट्रेसिंग ऑफ कर्व, आप बीटेक में जाओगे तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व करके एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है, सो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन ये मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी पार्ट आ चुका है उसका वो यहाँ पे डिस्कशन हो। तो एक टेंजेंट एट ओरिजिन का डिस्कशन आता है, क्या भाई, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन इसका डिस्कशन आता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको एक रिमार्क से देख सकते हैं। एक रिमार्क लिख लीजिए, एक रिमार्क होगा, लिखिए इफ अ कर्व passes through origin which is a second degree curve, second degree curve, then the equation of tangent at origin to the curve is obtained by putting या substituting second degree term इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कह रहा है कि अगर कोई एक कर्व हो जो ओरिजिन से पास करे, ओके नाम सुने, अच्छी बात है। तो एक अगर ये किसी भी कर्व के बारे में कह रहा है कि कोई भी एक कर्व है भाई, वो क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, और वो कर्व कैसा होना चाहिए, सेकेंड डिग्री कर्व होना चाहिए, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू द कर्व पर अगर हमें टेंजेंट पर ओरिजिन पर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये हमें सिंपली वहां पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन डिफरेंशिएट करके निकालने की जरूरत नहीं है। क्या कर दोगे आप, सेकेंड डिग्री टर्म जो होता है, सेकेंड डिग्री टर्म उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास y इक्वल्स टू एक्स,
y इक्वल टू एक्स एक कर्व दिया हुआ है। इस कर्व में ये देखिए सेकेंड डिग्री कर्व है भाई, ओरिजिन से पास करेगा, 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पे ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या कर लेंगे, वाई स्क्वायर के टर्म को जीरो कर लेंगे, वाई स्क्वायर को जीरो से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब ये वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इक्वेशन कैसा होगा, ऐसा होगा। तो देखिए तो ये टेंजेंट है कि नहीं, ये टेंजेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे y एक्सिस दैट मींस x इक्वल्स टू जीरो जो होगा एक टेंजेंट होगा। ठीक है भाई, तो इसको लिख लीजिए। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखिए रेस्ट्रिक्शन है आपके साथ कि भाई जो हमारा कर्व है वो सेकंड डिग्री होना चाहिए, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि सेकंड डिग्री टर्म नहीं, ये आपको एग्जाम में भी कभी कभी डायरेक्ट अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट का इक्वेशन जेई मेन में पूछ दिया तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी अगर इस कॉन्सेप्ट पर अगर बेस्ड है तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट बिना डिफरेंशिएशन वगैरह किए उसका आंसर लिख सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको प्रोसेस से काम नहीं होता है, आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ मेथड, सिर्फ और सिर्फ आंसर पे जाते हो। हाँ पढ़े होंगे प्रत्युष। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई कि आपका कर्व जो है वो सेकंड डिग्री होना चाहिए। तो लिख लिया है सभी लोगों ने, इसको इरेज कर दें। ओके, अब देखिए एक और लिख लीजिए, इफ अ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, यहां पर इतना टर्म सेम है भाई, इफ अ कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, ये देखिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन है भाई कि आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, दैट मीन 0,0 उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। एंड एंड इज गिवन अ रेशनल इंटीग्रल एल्जेब्राइक इक्वेशन given by a rational integral and algebraic equation the equation of the tangent to the curve at origin is obtained by equating equating least degree term equating to 0 to the least degree term 0 to 0 the term of the lowest degree in the equation या इन द कर्व। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कोई एक कर्व है, कैसा कर्व है भाई, रेशनल टाइप का हो सकता है, दैट मीन्स पावर जो है फ्रैक्शन में हो सकते हैं, 3/2 हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है रेशनल में, और इंटीग्रल होगा, और एल्जेब्राइक इक्वेशन टाइप है, एल्जेब्राइक इक्वेशन भी है। इन सब में किस किस कर्व में रेशनल, इंटीग्रल और एल्जेब्राइक इक्वेशन हो, तब हम क्या कर सकते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है कहां पर, एट ओरिजिन पर। तो वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय इक्वेटिंग। देखिए वहां पे सब्स्टिट्यूट करते थे वाई स्क्वायर, यानी कि जो सेकेंड डिग्री का टर्म था उसको हमने क्या किया था, जीरो से रिप्लेस कर दिया था, लेकिन यहाँ पे इक्वेट करेंगे, किसको इक्वेट करेंगे भाई, टू 0 टू द लोवेस्ट डिग्री टर्म इन द इक्वेशन में जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए,
एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ए स्क्वायर वाई का पावर 4 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है भाई, यहां पे बताइए तो क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन? टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है आपका? यहां पे भी वाई स्क्वायर है, सॉरी, यहां पे वाई स्क्वायर था। ठीक है, वाई स्क्वायर है। हाँ वाई स्क्वायर है, सॉरी मैंने लिखने में गलती कर दिया था, वहां पे वाई स्क्वायर था। या वाई का पावर 4 भी रहेगा तो लोएस्ट डिग्री टर्म उसके उस टर्म में दो बराबर बराबर टर्म हो जाते हैं। हाँ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को जीरो से इक्वेट कर लेंगे भाई। तो देखिए यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म जब है ये हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू जीरो। ये आपको यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा एट ओरिजिन पर। एक और इक्वेशन देख लीजिए, वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स। इसको कर लीजिए, जितने भी लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको कलेक्ट कीजिए और जीरो के बराबर पुट कर दीजिए। बताइए तो यहां पे एक और एग्जांपल तब से हम लिख देते हैं। चलिए लिख दीजिए तो सभी लोग। रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई। रितु, अभिनव, कुंदन, रिया। तो देखिए भाई यहाँ पे जो लोएस्ट डिग्री टर्म है ये देखिए यहाँ क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड डिग्री का टर्म यहाँ पर भी है और सेकेंड डिग्री का टर्म यहाँ पे है। तो दोनों सेकेंड डिग्री टर्म को क्या कर लीजिए, एक तरफ लेके आइए। तो इस साइड सेकेंड डिग्री, ये तो ए स्क्वायर वाई, और ये इस साइड आएगा तो -3a एक्स स्क्वायर, इसको जीरो से क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो यहां पर हमें मिला हाँ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 3x के बराबर होगा। ठीक है भाई, आया समझ में? यहां पर लोएस्ट डिग्री टर्म यहां से मिला एक हमें ए वाई स्क्वायर, और यहां पर मिला 3a एक्स स्क्वायर से। इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस साइन के साथ होगा। तो इतना हमारा जो है वो लोएस्ट डिग्री टर्म हुआ, और इस लोएस्ट डिग्री टर्म को हमने जीरो से इक्वेट कर दिया। व्हाट वी गेट, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर प्रत्युष समझ में नहीं आ रहा है क्या? रिप्लाई नहीं कर रहे हो? रितु, रिया, x इक्वल्स टू वाई और y इक्वल्स टू जीरो। x इक्वल्स टू 2y होगा ना, x y इक्वल्स टू 2x होगा ना। यहां पर देखिए, यहाँ पे लोएस्ट, यहाँ पे तो इन दोनों डिग्री का, यानी कि ये दोनों टर्म का डिग्री जो है 4 है, तो वो तो नहीं है। रिपीट कीजिए, देखिए बेटा, हमने बोला कि कोई भी, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन था भाई, हमें वो टर्म ही नहीं लिखना चाहिए था। किसी भी तरह का जो कर्व होगा, किसी भी तरह के कर्व में आपको क्या करना है, लोवेस्ट डिग्री टर्म को कलेक्ट करना है, और लोवेस्ट डिग्री टर्म को कलेक्ट करके जीरो से इक्वेट कर देना है। वो क्या होगा, वही इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। यहां पर इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में अब आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर
इसको भी इस साइड लेके आ जाइए, -3a(x²) और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो ये प्लस x³ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म कौन कौन सा है? देखिए इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म इसकी 3 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 3 है। तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म जो है इन दोनों के थ्रू मिलेगा हमें, तो इन दोनों को 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। इससे नहीं, सॉरी, एक तो ये मिला और दूसरा ये मिला, तो a² ये पहला लोएस्ट डिग्री टर्म और दूसरा लोएस्ट डिग्री टर्म -3a(x²) के साथ है, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया हमने, तो हमें एक यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। दूसरा यहाँ पर इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए ये 4th डिग्री टर्म है, ये भी 4th डिग्री टर्म है, ये दोनों 2nd डिग्री टर्म है, इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए। दैट मीन्स 2xy - y², दिस शुड बी 0। तो यहाँ पे y कॉमन निकाल लेंगे, तो एक मिलेगा y इक्वल टू 0 और दूसरा मिलेगा y इक्वल टू 2x मिलेगा। आया सभी को समझ में? हाँ संचित, बिल्कुल सही है, गुड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरिया अंडर कर्व में भाई अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो हमारा मेन प्रायोरिटी तो होना चाहिए कि हम एरिया निकालें, और अगर हम ये सब छोटे छोटे ट्रिक्स याद नहीं रखेंगे तो हमारा फोकस चेंज हो जाएगा एग्जाम हॉल में, और हमारा फोकस कहाँ हो जाएगा? टेंजेंट निकालने पर। सो ये सब काम नहीं करना है। हम जो कॉन्सेप्ट जानते हैं कि भाई हमारा जो मेन प्रायोरिटी है एग्जाम हॉल में, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एरिया निकलने का, एरिया फाइंड आउट करने का, और हम कहाँ फाइंड आउट करने लगेंगे? टेंजेंट। तो ये सब डायरेक्ट शॉर्टकट से याद रखेंगे, जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने में हेल्प करेगा आपको, और जो अपना मेन पार्ट होगा उस पर फोकस करेंगे। आई थिंक सभी को समझ में आना चाहिए। आज मैं आप इसका सीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, उसको बना के आपको नेक्स्ट क्लास में आना होगा। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं एरिया अंडर कर्व में कॉन्सेप्ट देख लेना प्रत्युष, ठीक है। देखिए एरिया बाउंडेड बाय the curve y equals to fx from x equals to a and x equals to b, या बिटवीन भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स हमें एक y इक्वल्स टू fx दिया हुआ है, ठीक है। y इक्वल्स टू fx समथिंग मान लीजिए इस तरह का एक फंक्शन है, और x बराबर a, दैट मीन्स x इक्वल्स टू a लाइन और x इक्वल्स टू b कुछ इधर होगा। तो इसने कितना एरिया बाउंड किया है विद x एक्सिस, यहां पे x एक्सिस छूट गया, fx एंड x एक्सिस बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, ठीक है भाई। तो x एक्सिस के साथ मिलकर इस फंक्शन ने कितना एरिया बाउंड किया है, इस एरिया की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है भाई। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री पार्ट इसका ब्रेक करते हैं, ठीक है। इसको डिफरेंशियल पार्ट भी कुछ लोग बोलते हैं, या एलिमेंट्री पार्ट। एक एलिमेंट्री पार्ट हमने लिया, एलिमेंट्री पार्ट में ये वाला पार्ट जो होगा ये कर्व होगा, लेकिन हम जानते हैं ये बहुत ही कम, यानी कि यहां से यहां x डिस्टेंस पर हमने एक dx एलिमेंट कट किया, x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ एक dx एलिमेंट कट किया। और हम जानते हैं कि एक फाइनाइट स्मॉल क्वांटिटी के लिए, अगर मान लीजिए ये आपने एक कर्व लिया हुआ है, एक कर्व लिया हुआ है, तो इस कर्व का कोई इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पार्ट अगर आप ब्रेक करोगे तो उसको हम लोग एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हैं। तो किसी भी मतलब इनफाइनेटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी के लिए एक कर्व का जो पार्ट है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन। सो यहां पर ये वाला जो पार्ट होगा इसको भी हम लोग एक क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हो, ये पूरा का पूरा जो
जो एलिमेंट्री पार्ट आपने लिया है वो क्या हो जाता है, वो एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगा। और उस रेक्टेंगल, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स, भाई क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो इसमें जो इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया मिलेगा वो डीए मिलेगा भाई, डीए मिलेगा। और डीए मिलेगा कैसे, तो ब्रेथ इनटू क्या, लेंथ लेंगे। ब्रेथ कितना होगा इसका, dx ब्रेथ है। अब लेंथ क्या होगा, अब देखिए ये x डिस्टेंस पर ये जो हाइट होती है वही तो लेंथ हो गया, और x डिस्टेंस पर जो हाइट है वो fx के बराबर है। सो दिस इज fx। ठीक है भाई, तो हमें जो एरिया मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एरिया जो होगा, एरिया यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड एरिया जो है वो इस डिफरेंशियल एलिमेंट यानी कि डीए के एलिमेंट को, ये जो इतना एलिमेंट है यहां से यहां तक घसकाते हुए ले जाएंगे। कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू ए लाइन से x इक्वल्स टू बी लाइन तक। तो हमें इस पूरा एरिया मिल जाएगा, जितना एरिया बाउंड हुआ है दैट शुड बी इक्वल्स टू इस डिफरेंशियल एलिमेंट को हमने क्या किया, x इक्वल्स टू ए से इतना इतना पार्ट ब्रेक करते करते लेते लेते और ये पूरा का पूरा समेशन कर दिया। ठीक है भाई, तो x इक्वल्स टू ए टू x इक्वल्स टू बी, और ये जो एरिया है डीए वो बराबर हो गया एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी। तो ये एरिया, एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज a इक्वल्स टू वाई dx, y dx फ्रॉम a टू b। यानी कि अगर आपको y इक्वल्स टू एफ एक्स का एरिया निकालना है विद एक्स एक्सिस फ्रॉम द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, तो वो सिंपली हम क्या करेंगे, y को dx के साथ इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b एंड विल गेट द डिजायर्ड एरिया। आया समझ, सभी को समझ में क्लियर है? हाँ रिया सही है, dx होगा, क्लियर है। तो बहुत, ये तो आपने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी ये सब देख लिया होगा, तो इतना कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे मेरा काम है कि लिख देना सभी को। ओके, अब हम लोग इसी को एरिया, इसी का एरिया देखेंगे, लेकिन वो एक्स एक्सिस के साथ नहीं होगा, वाई एक्सिस के साथ होगा। तो इसी में दूसरा पार्ट हम लोग ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ ही नहीं ले सकते हैं, वाई एक्सिस के साथ भी ले सकते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स with y axis from y equals to c to y equals to d। ये कुछ ऐसा है भाई, y equals to c to y equals to d। सपोज कीजिए कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन या कर्व इस तरह का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये y इक्वल्स टू ए सी, y इक्वल्स टू सी, और यहां पर y इक्वल्स टू डी मान लीजिए, y इक्वल्स टू डी। ये क्या है, एक लाइन दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है। एब्सिसा लिया y इक्वल्स टू सी टू y इक्वल्स टू डी, और हमें ये y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, और हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल पार्ट एक कंसीडर करेंगे। डिफरेंशियल पार्ट कहां होगा, y एक्सिस पर काटेंगे, इस बार y एक्सिस पर, और इसका नाम dy देंगे। और ये होगा कहां पर भाई, तो ये y डिस्टेंस पर होगा, ओरिजिन से y डिस्टेंस पर ये डिफरेंशियल पार्ट होगा। तो अगेन हमारा जो dA होगा, वो देखिए dA क्या होगा, यहां से यहां, यहां से यहां पे देखिए, इस कॉरेस्पॉन्डिंग y के लिए जो हमें वैल्यू मिलेगा x मिलेगा, यहाँ पे देखिए। तो हम इसको x इन टर्म्स ऑफ gy, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल जो इस एलिमेंट्री पार्ट का जो एरिया होगा वो होगा x इंटू डी ऑफ y के बराबर। ठीक है भाई,
और x इंटू डी वाई, ये x क्या होगा, x को हम, हमारा जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स का अराउंड था, हम क्या करेंगे, इसको x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो ये कुछ दूसरा फंक्शन होगा, दिस इज g ऑफ y। ये क्या था, ये था, हमने अपने y इक्वल्स टू एफ एक्स को x इन टर्म्स ऑफ y लिखा है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, दैट मीन समथिंग g ऑफ y। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको लिखे ना कि हमारा जो एरिया होगा दिस शुड बी फ्रॉम c टू d, c से d तक जाएंगे d of a and this should be equals to c to d x into dy। x कहां से आप लाएंगे, तो x यहां से लेके आएंगे भाई, y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा था, उसको हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। तो हम लोग बेसिकली इसको उस मेथड, पहले वाले मेथड से भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये दूसरा तरीका भी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपका एक्सप्रेशन इधर से लिखना आसान हुआ तो आप इधर से इंटीग्रेट कर दोगे। क्लियर है सभी को? गुड, क्लियर है तो सही है। अब हम देखते हैं दो नॉन इंटरसेक्टिंग के बीच का एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया बाउंडेड बाय टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स। ठीक है, दो कर्व हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग्स हैं और हमें निकालना है उनके बीच का एरिया। कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा ये भी यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको एक फंक्शन, एक कर्व जो है ऐसा दे रखा है और दूसरा कर्व ऐसा दे रखा है। ये y इक्वल्स टू f1x के बराबर है, y इक्वल्स टू f1x पहला कर्व होगा, दूसरा कर्व y इक्वल्स टू f2x के बराबर है। अब चूंकि यहाँ पे एरिया जो है इनफाइनाइट होगा तो इसको, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। सपोज कीजिए कि हमने x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b के बीच का एरिया पूछा है आपसे, x इक्वल्स टू b, तो हमें ये जो एरिया होगा वो निकालना होगा, ये जो एरिया होगा वो निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पे लिखिए फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, x इक्वल्स टू a से b तक। तो हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल पार्ट लेते हैं जैसा वहां पे लिया था हमने। ठीक है, ऑब्वियसली ये dx होगा और ये यहां से x डिस्टेंस पर होगा। ठीक है भाई, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का पहले एरिया देखिए भाई, इस पार्ट का एरिया कितना होगा। इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो डीए मिलेगा, डीए वो मिलेगा, देखिए बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया f1x इंटू डी एक्स हो जाएगा। f1x बोला था ना हमने कि यहां से x डिस्टेंस पर है, तो जो वैल्यू है वो f1x होगा और उसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया dx और माइनस इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये होगा f2x इंटू डी एक्स, f2x इंटू डी एक्स। तो ये हमें मिल गया बेसिकली f1x माइनस f2x dx, f2x dx। ठीक है भाई, ये हमारा dA मिला। अब हमें एरिया चाहिए कहां से कहां तक भाई, तो इस dA को समेशन करना होगा, या डीए का जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट मिलेंगे कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, उन सबका सम अप करना होगा। सो ये जो एरिया होगा वो x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी तक जाना होगा। सो हमें रिक्वायर्ड एरिया जो मिलेगा, रिक्वायर्ड एरिया ए, दैट शुड बी इक्वल्स टू a टू बी f1x माइनस f2x dx, ये होगा भाई। तो दो नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व के बीच का एरिया चाहिए होगा, तो जो कर्व ऊपर होगा ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो एरिया मिलेगा इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स वही वैल्यू होगा
एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का। आया सभी को समझ में? क्लियर है ये? ओके, क्लियर है। वेल डन। और लोग? रितु क्लियर है? रिया? गुड। तो देखिए ये फिगर आप एक बात और जानिए, आपको बोला होगा कि बोला गया होगा या आप जानते भी होंगे कि जो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ये कन्वेंशन है, एक्स एक्सिस के नीचे होगा, उसके एरिया को हम लोग निगेटिव एज्यूम करते हैं, उसके एरिया को निगेटिव एज्यूम करते हैं। तो ये फिगर भी देखिए, ये पहला फिगर था इस कॉन्सेप्ट के लिए। ये फिगर ऐसा भी हो सकता है भाई, देखिए ये फिगर ऐसा भी हो सकता है कि f1x हमारा यहां पर हो, y इक्वल्स टू f1x यहां पर हो, और y इक्वल्स टू f2x यहां पर हो। और थोड़ा सा नीचे से कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये x इक्वल्स टू a है और ये x इक्वल्स टू b है। तभी भी ये कॉन्सेप्ट, ये f1x है और ये y इक्वल्स टू f2x भी है। यहां पर ये नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रहे। क्योंकि देखिए जब हम आप f1x निकालते हो तो f1x में ये पूरा एरिया निकला होता है। देखिए अगर आप पहला वाला ले रहे हो, f1x dx ले रहे हो, तो यहाँ पे निगेटिव के पार्ट वाला जो भी एरिया आपको ये होता है, ये पूरा निकलता है, ठीक है। और फिर माइनस, यानी कि यहाँ पे निगेटिव पार्ट भी मिला हुआ था, यानी कि जो एरिया एक्चुअल मिलना चाहिए था वो देखिए यहाँ के मॉड के साथ मिलना चाहिए था। लेकिन अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि जो मान लीजिए ऊपर ऊपर वाले, इतना से ऊपर वाले पार्ट का एरिया मान लीजिए 7 है, और इस नीचे वाले पार्ट का एरिया सपोज कीजिए 2 है, तो इसको एरिया टोटल 9 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एरिया भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिकॉज ये एरिया तो निगेटिव साइन के साथ आया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोगों ने ये तो 5, यहाँ पे जब आप ऊपर वाले फंक्शन यानी कि ये वाला पार्ट निकाले होगे तो 5 मिला, और फिर माइनस करते हैं f2x वाला भी एरिया, ये f2x सब्ट्रैक्ट करते हो तो इतना एरिया निगेटिव साइन के साथ आया होगा, तो फिर हम -2 कर देते हैं, दैट मीन्स 7, ठीक है। तो ये पार्ट हमें 7 मिल जाएगा। हाँ, तो जो जो एरिया नीचे मिलता है उसको हम लोग, तो आप ये यहाँ पे देखिए कि जो पार्ट नीचे मिलेगा, तो आपको एग्जाम हॉल में ये देख के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई पार्ट नीचे मिल रहा है, मॉड वगैरह लेना होगा क्या। तो नहीं, कोई भी मॉड नहीं लेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो एरिया मिलेगा वही एरिया आपका क्लियर कट एरिया होगा। चाहे ये दोनों कर्व ऐसे क्यों ना हो, दोनों कर्व ऐसे क्यों ना होगा, ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को या कर्व को सेपरेट कर लीजिए, सेम एरिया मिलेगा, ठीक है। तो फिगर देख के कंफ्यूज नहीं होना है भाई। अच्छा, देखिए हमने ये बोला प्रत्युष या संचित जो भी हो, कौन थे, संचित, तो नेटवर्क इश्यू था। तो देख लीजिए, आपको एग्जाम हॉल में इस तरह का हमने ग्राफ डायग्राम लेके आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया। अगर आपको दोनों, और यहाँ पे हमने बताया, बोल्डली ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो फंक्शन ऊपर है, यानी जो कर्व ऊपर है, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो एरिया मिलेगा वही आपका डिजायर्ड एरिया होगा, दैट मींस एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स होगा, ठीक है। चाहे ये ग्राफ इस तरह का दिखे, चाहे ये ग्राफ इस तरह का दिखे, चाहे ये दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे ही क्यों ना हो, ऊपर वाला फंक्शन अगेन क्या है, ऊपर वाला फंक्शन ये है, इस फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ध्यान बस एक बात का रखना है कि आपको इस तरह का फिगर देख के घबराना नहीं है कि भाई फिगर तो नीचे मिल गया है, मॉड ले लें। मॉड का जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे हम सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे मॉड वगैरह नहीं लेना होगा। एक बात, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन, जो एरिया उनके बीच इंटीग्रेट कर देंगे इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। सर
5 माइनस ऑफ -2 में 2 बार माइनस क्यों लगा? देखिए वो इसलिए ना क्योंकि ये एरिया जो नीचे है, देखिए ऊपर वाला फंक्शन ये था, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे नीचे वाला फंक्शन, और नीचे वाला फंक्शन का एरिया तो इसके यहां से यहां तक में एक बार ये -2 आया और एक बार ये, अच्छा ये +2 वाला तो छूट गया, ठीक है। तो ये एरिया -2 हमने सिर्फ इस पार्ट के लिए लिया था भाई, तो हमने ये दिखाया कि ये पार्ट आपने पहले इसको इंटीग्रेट किया होगा, ये पार्ट पहले सब्ट्रैक्ट हुआ या निगेटिव में आया और फिर वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हम ऊपर वाला माइनस नीचे वाला जब फंक्शन करते हैं तो ये प्लस और माइनस खुद ब खुद नलीफाई हो जाता है, तो हमें वहां पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती है। प्रत्युष समझ पा रहे हो? देखिए मॉड इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि पहला वाला जब ऊपर वाला फंक्शन आप लेते हो ऑलरेडी उसका कुछ पार्ट निगेटिव है, तो ऑलरेडी एक निगेटिव वैल्यू यहां पर ऐड हो गया, ठीक है। और फिर जब हम माइनस करते हैं, उसको माइनस करते हैं तो ये पार्ट तो फिर आया है, फिर वो माइनस करते हैं तो माइनस माइनस ये एरिया भी निगेटिव में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक बार निगेटिव में, एक बार निगेटिव साइन के साथ मिल जा रहा है, एक बार प्लस साइन के साथ मिल रहा है, तो दोनों अपने आप को नलीफाई वो कर ले रहा है। तो यहाँ पे मॉड वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, ठीक है भाई। और देखिए बाउंडेड वाला में ये वाला पार्ट बाउंडेड में नहीं आया है, ये वाला एरिया कंसीडर नहीं होगा यहाँ पे। तो बेसिकली हमें ध्यान ये रखना है कि ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व को सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो एरिया मिलेगा वही एरिया बिटवीन या बाउंडेड बाई टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स होंगे, ठीक है। अभी इसका डायग्राम कुछ ऐसे भी हमें मिल सकता है कि f1x दिया हुआ हो, सपोज कीजिए y इक्वल्स टू f1x दिया हुआ है, y इक्वल्स टू f2x दिया हुआ है, f2x। अभी एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। f2x टाइम है, हाँ टाइम है हमारे पास, f2x और आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी जरूरी है। और हमें मिला y इक्वल्स टू c टू y इक्वल्स टू d, यहां से यहां तक भाई इंटीग्रेट, दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये कुछ ऐसा है, सपोज कीजिए इस तरह का पार्ट है, सॉरी ये दिख नहीं रहा है आपको, दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे। तो यहां पर ये y इक्वल्स टू c हुआ और ये y इक्वल्स टू d हुआ, y इक्वल्स टू d हुआ, और हमें ये एरिया चाहिए। सेम बात, जो एरिया जो राइट मोस्ट पॉइंट में, यानी कि इसको यहां से हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू समथिंग g1 ऑफ y। मैंने बताया था ना कि जब आपको y इक्वल्स टू c टू y इक्वल्स टू d जब जाना है तो अब आपके एक्सप्रेशन को y इक्वल्स टू, यानी कि ये x इंटू डी वाई मिलने वाला है, तो x के फॉर्म में तो आपका एक्सप्रेशन नहीं है, तो आपको अपने फंक्शन को y इन टर्म्स ऑफ fx को हमें क्या करना होगा, x इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फंक्शन y के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा, यानी x इन टर्म्स ऑफ y पहले इन दोनों फंक्शन का एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए y इक्वल टू f1x है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें x मिला वो मिला g1 ऑफ y, और ये क्या है y इक्वल टू f2x है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो x मिलेगा हमें वो मान लीजिए g2 ऑफ y। तो हम इसका एरिया जो है वो कैसे निकालेंगे, तो एरिया जो होगा देखिए क्या होगा, g1 y माइनस g2 y dy फ्रॉम C टू D। ध्यान रहे जिसके फॉर्म में आपका डिफरेंशियल एलिमेंट हो, जिस वेरिएबल के रिगार्डिंग आपने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है उसी वेरिएबल में फंक्शन को एक्सप्रेस करना होता है। सो हमारे साथ ये रेस्ट्रिक्शन है कि हम अपने x को y के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। क्लियर है सभी को? ओके यहां पे भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सबसे राइट मोस्ट जो फंक्शन है उस फंक्शन में से लेफ्ट वाले फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर है सभी को? एक क्वेश्चन देख लेते हैं और तब आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को। पहले भाई एक सिंपल सर्कल का इक्वेशन देखते हैं। लिखिए फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल,
फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, फाइंड द एरिया enclosed by the circle enclosed by the circle x square plus y square इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये आपको एनसीईआरटी के रिगार्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन है और सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आज का लेक्चर बहुत स्टार्टिंग है, बहुत बेसिक है, तो क्वेश्चंस भी उसी टाइप के होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, हाँ आंसर तो आप इसका तुरंत दे सकते हैं भाई। पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर होता है, तो रेडियस तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है पाई ए स्क्वायर। सभी लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे डाउट प्रोसेस के साथ है भाई, प्रोसेस कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया। अब ग्राफ बनाने के साथ ही देखेंगे, देख सकते हैं कि x को -x के और y को -y से रिप्लेस करने पर इस कर्व में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आप ग्राफ प्लॉट करके लिख सकते हैं, सिंस दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेस। तो हम सिर्फ और सिर्फ, तो यानी कि जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है, उतना ही पार्ट इधर है, उतना ही पार्ट इधर है। दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी का यही मतलब है ना भाई, कि जितना पार्ट यहाँ है उतना ही पार्ट यहाँ है, उतना ही पार्ट यहाँ है। ठीक है, हाँ y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, इस पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेल डन संजीत, एक पार्ट का एरिया निकाल लिया हमने और इस पार्ट का एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका पूरा का पूरा एरिया। तो आपको बस यही लिखना है, सिंस द गिवन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेस। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया जो होगा हमारा क्या होगा, y इंटू डी एक्स होता है, y इंटू डी एक्स। यहाँ से y की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी। अब चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं और मॉड के अंदर इस स्क्वायर रूट के एक्सप्रेशन से हमेशा मॉड की क्वांटिटी यानी पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो निगेटिव वाला पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे भाई। ठीक है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो पार्ट होगा a,0 होगा, ये जो वैल्यू, ये जो कोऑर्डिनेट रहा होगा a,0 और यहाँ पर 0। तो हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल एलिमेंट dx लेंगे और इस डिफरेंशियल एलिमेंट dx को इस 0 से a के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द पार्ट या एरिया इनक्लोज्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ a निकाल रहे हैं। ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो y और ये कहां से कहां है, a से 0 से a के बीच में भाई, 0 से a। अब देखिए तो यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट dx के फॉर्म में है, तो और y को हमें dx के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा x के फॉर्म में, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख दिया। कहां से कहां भाई, 0 से a। इसका इंटीग्रेशन पता है सभी को, सभी को इंटीग्रेशन याद है इसका, गुड। क्या होता है ये, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, शायद यही होता है। कहां से कहां, 0 से a में इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसमें क्या कर दीजिएगा, यानी कि ये पाई स्क्वायर बाई 4 आने वाला है और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा 4 टाइम्स ऑफ दिस एरिया। सो हमें इस तरह से वैल्यू निकलेगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, आंसर तो सभी को पता था भाई, क्लियर है। ठीक है, एक और एरिया निकालिए इस तरीके का, एक्स स्क्वायर इलिप्स का एरिया निकालिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका एरिया निकालिए तो इसका एरिया निकाल के पाई ए बी, हाँ पाई ए बी इज करेक्ट। तो मेथड आपको पता है, उस तरह से निकालेंगे आप। घर पे ट्राई करेंगे सभी लोग इस तरह से निकालने का। रिया, रितु, 11 में ही निकाल चुके हो? नहीं नहीं, अभी छुट्टी नहीं हो रहा है, ये मैंने सिर्फ होमवर्क के लिए, मतलब आप घर में, क्योंकि आपको भाई ये लिखने आना चाहिए किस तरह से लिखना है। अगर आप कहोगे तो मैं लिखने का भी सिखा दूंगा, बट वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप लोग उतना एनसीईआरटी से कर लोगे, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिख लोगे आप। ठीक है, बस वही चीज लिखना है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ध्यान रहे, एरिया अंडर कर्व में मैक्सिमम का ग्राफ प्लॉट करके ही आप आंसर करोगे। नहीं, सो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया, एरिया in the first quadrant, in the first quadrant, first quadrant by the curve, by the curve y equals to 4x, y equals to 4x square, x equals to 0, and 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 y equals, comma, y equals to 1 and y equals to 4। ठीक है भाई, आपके पास एक पैराबोला दिया, हाँ सेम उसी टाइप का इंटीग्रेशन आएगा जैसे पिछले वाले में आया था, बट b बाई ए एक टर्म आता वहां पे एलिप्स वाले में भाई, b बाई ए का टर्म आता, और बाकी पाई स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर आता, तो a से a कैंसिल हो जाता, पाई ए भी उसका आंसर हो जाता। यहां पे देखिए एक कर्व है, क्या है ये, कैसा कर्व है, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, पैराबोलिक कर्व होगा भाई, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, और ये एब्सिसा a 1 to 4 दिया हुआ है, 1 to 4, तो एरिया क्या होगा? प्रत्युष फाइंड करके बताओ। संचित, अभिनव, कुंदन, कुंदन आज रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सब कुशल मंगल है ना? संचित 4/3, एक बार चेक कर लो संचित, क्या कुशल मंगल नहीं है? अच्छा 4 को नहीं देखें, ओके 4 है, ओके तो जल्दी जल्दी करो भाई। अच्छा लाइट के पास ये 1 है, देखिए एक बार मैं बोल दे रहा हूं, फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द कर्व y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, अच्छा y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, अच्छा वो तो जाएगा नहीं, 4x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 है। लाइट के पास x इक्वल्स टू 1 है, हाँ बिल्कुल, x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4, ये है भाई। वेल डन रिया, गुड। रितु आपका भी आंसर नहीं आया अभी तक,
सही है प्रत्युष, गुड। हाँ, लगभग सभी लोग का। कुंदन, आप पीछे हो रहे हो, आप भी रिप्लाई करो। रितु, बाबू आप भी ट्राई करो। वेल डन। सो आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर दिया एक्सेप्ट कुंदन। अभी तक कुंदन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम में है क्या, तो ठीक है भाई, तो सभी लोगों का आंसर लगभग सही है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए। कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर, कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर y इक्वल्स टू 2 का पावर x, y इक्वल्स टू 2 का पावर x of the figure y equals to 2 का पावर x, comma y equals to 2x minus x square, 2x minus x square, bounded by the lines, bounded by the lines, bounded by the lines, x equals to 0 and x equals to 2. दिख रहा है सभी को? क्या हमने लिखा है कि हमें उस फिगर का एरिया कंसीडर करना है जो y इक्वल्स टू 2 का पावर x, कॉमा y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जो बाउंडेड हो किन दो लाइंस के बीच भाई? x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। हाँ, 7/3 सही था, सही था। कुंदन इसका नहीं, गलत है कुंदन, एक बार क्रॉस चेक करो अपना कैलकुलेशन। 7/3 उसका आंसर आएगा इसके पहले वाले का। कुंदन प्लीज चेक योर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा आई थिंक। ध्यान रहे, एरिया बाउंडेड वाले प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करें एक बार कैलकुलेशन को क्रॉस चेक जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके बार बार रखना होता है, तो इट मे बी कि देयर शुड बी रिक्वायर्ड अ करेक्शन। ठीक है, तो करेक्शन भी करते रहेंगे। आज मैं एक शीट शेयर करूंगा आपको, आपके साथ, और आप लोग एनसीईआरटी का भी इसका प्रॉब्लम बनाइएगा, प्रत्युष वगैरह सभी लोग। ठीक है, उसके प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है भाई। सीबीएसई में भी आपके 100 में 100 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ln2 की वैल्यू नहीं, ln2 डायरेक्ट रख के वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ln2 डायरेक्ट रख दीजिए। डन सर। ओके, आई थिंक आंसर कितना आया है? वेल डन प्रत्युष, प्रत्युष का सही है आंसर। और लोग? ln2 की वैल्यू केमिकल काइनेटिक्स में आप तो पढ़ रहे हो आई थिंक, 0.639 समथिंग होता है सर। वेल डन अभिनव, वेल डन संचित, गुड। वो log 10 पर था जो आपने लिखा हुआ था, 0.072 समथिंग। ऋतु, रिया, अभी अभी रिप्लाई करो बेटा।
वेल्डन रिया, वेल्डन। किसी ने 4/ln2 लिखा था क्या? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है? ओके, इस बार से मैं थोड़ा इधर लिखूंगा, उधर आई थिंक लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो वेल्डन रितु, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ प्रत्युष, अच्छा 0.301 होता है log 2 की वैल्यू। हाँ 301.301 सही। रितु हाँ आपका सही है, बिल्कुल सही। तो आई थिंक सभी लोग आंसर भी फाइंड आउट कर रहे हैं। Ln2 हाँ 0.69, केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ रहे होंगे। सो वहां पे आप Ln के फॉर्म में याद करने को भी बताया जाता होगा, Ln2 Ln3 इस सब का डायरेक्ट वैल्यू। अब देखिए एरिया बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग, एक कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट का टाइम रहा, एक और क्वेश्चन ही देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया of a loop as well as the whole area of the curve a square y square equals to x square into a square minus x square। इसका एरिया निकालिए। यहाँ पे भाई सिमेट्रिसिटी वगैरह का बहुत बेजोड़ यूज होगा, देख रहे हैं आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। इसमें लूप बनेंगे भाई, लूप्स बनेंगे, उस लूप का एरिया आपको निकालना होगा। ध्यान रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर किसी ने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया तो सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके इस पूरे कर्व का एरिया यानी कि पूरे कर्व को ट्रेस किया जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कितना, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया या जो ग्राफ होगा वो प्लॉट कर लीजिए। ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो डन लिखेगा। इसमें टेंजेंट की बात नहीं होगी भाई, इसमें टेंजेंट की बात, जहां पे लूप्स बनता है ओरिजिन के अबाउट लूप बनेगा तो टेंजेंट इसको बाइसेक्ट करेगा यानी कि कट करेगा, टेंजेंट नहीं होगा यहाँ पे। फिश जैसा ग्राफ है शायद इसका, शायद नहीं, प्लॉट करो भाई, शायद का क्या बात होता है यहाँ पे, शायद नहीं, पूरी तरह से कंफर्म। पार्शियल फिश। तो देख लीजिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे सभी लोग। हम क्या लिख सकते हैं इसको, y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए y कहां कहां जीरो है, एक बार x की वैल्यू जीरो पर और एक बार x की वैल्यू a पर और माइनस a पर, दोनों पर। तो देखिए पहले आप क्या कर लीजिए, ये x इक्वल्स टू हमारा जीरो है, यहां पर x इक्वल्स टू a होगा, यहां पर समथिंग x इक्वल्स टू माइनस a होगा। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना चाहते हैं भाई। अब देखिए यहां पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए और y को माइनस वाई से रिप्लेस कीजिए। अच्छा एरिया, वाओ प्रत्युष ने एरिया सही फाइंड आउट किया है। नहीं, होल का स्क्वायर नहीं होगा, चेक कर लो एक बार प्रत्युष, सिर्फ a का स्क्वायर होगा, 4/3 a स्क्वायर होगा। तो देखिए भाई जिनको समझ में नहीं आया, हम क्या करेंगे, पूरे का एरिया, हम पूरे का ग्राफ प्लॉट करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम इस पार्ट का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, क्योंकि भाई इस पार्ट का अगर ग्राफ प्लॉट कर देंगे
तो ये y को रिप्लेस करने पर कोई चेंज नहीं है, y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसा ग्राफ यहाँ होगा वैसा ही ग्राफ यहाँ होगा, जैसा ग्राफ यहाँ होगा वैसा ही ग्राफ यहाँ होगा, जैसा ग्राफ यहाँ होगा वैसा ही ग्राफ यहाँ होगा। यानी कि सब एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्री के, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया, y इक्वल्स टू एक्स बाई ए ले लिया हमने। अब हमें देखना है कि ये देखो यहां पर जाके वैल्यू 0 हो रहा है, यहां पर जाकर मतलब फंक्शन 0 है, यहां पर भी है 0, यहां पर भी है। तो ठीक है, यानी कि यहां से यहां हमें जाना है, तो कैसे जा सकते हैं? तो इसका देखिए अभी 0 है भाई, बढ़ते हुए कहीं ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर गया होगा और फिर उसके बाद आके घटा होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y डैश इसका क्या होगा, x बाई ए को बाहर किया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये वाला बाहर इसका डिफरेंशिएशन ए हो जाए 1 बाई ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए तो कॉमन निकाल लीजिए भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए कॉमन निकाल लीजिए, 1 बाई ए कॉमन निकल गया, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम इस a को पॉजिटिव मान लेंगे, पहले इस a को पॉजिटिव मान लेंगे, तो यहां हम देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन भी है वो भी पॉजिटिव होगा। तो यानी कि इस y डैश का साइन डिपेंड कर रहा है हमारे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रेक करके स्क्वायर रूट ऑफ 2x और a माइनस स्क्वायर रूट 2x ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू a बाई रूट अंडर 2 से छोटी होगी, a बाई रूट अंडर 2 से छोटी होगी, तो ये फंक्शन क्या होगा, y डैश पॉजिटिव होगा। y डैश पॉजिटिव यानी dy बाई dx पॉजिटिव होता है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ये यहां से यहां इंक्रीज हुआ समथिंग, कहां पर, करीब मान लो a बाई रूट 2 पर, और a बाई रूट 2 के बाद फिर घटने लगा और घट कर इसका वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगा। सो ये ग्राफ को ऐसे मिलने जा रहा है। आया सभी को समझ में? अब ये यहाँ पे ऐसा है तो इसके नीचे भी ऐसा ही होगा, इसके इधर भी ऐसा ही होगा और इसके इधर भी ऐसा ही होगा। समझ में आया ये ग्राफ बना कैसे है भाई? संचित, अभिनव, गुड। रिया, इज इट क्लियर? हाँ पार्सिल क्लियर है। रितु, तो देखिए भाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए कभी कभी हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि भाई यहां से यहां तो कर्व बढ़ना है, कैसे बढ़ेगा, नीचे से, मतलब इस देखो कर्व का बढ़ना भी दो थे, या तो ऐसे बढ़ सकता था या ऐसे बढ़ सकता था, इसको भी चेक करने के लिए हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे भाई। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आएगा, तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहीं पर यहाँ पे आके 0 होना है, और इस यहाँ का पार्ट आपने बना लिया, तो ये दोनों एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जैसा ग्राफ यहाँ है वैसा ही ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो इस यहाँ इसका एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लूप का एरिया आएगा, और वो आएगा 2/3 ए स्क्वायर, एक लूप का एरिया, और दोनों लूप का एरिया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा। क्लियर है सभी को? हाँ बिल्कुल बन सकता है, जो भी आप कर्व ट्रेस करोगे वो अलग बात है कि आप इस लेवल पर अभी उसका फंक्शन लिखने में सक्षम ना हो, लेकिन आप बीटेक वगैरह जब करने जाओगे या हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो हम लोग एक पार्ट ही पढ़ते हैं, पार्ट का नाम होता है ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ठीक है, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, तो वहां पे हम लोग जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो कार्टेशियन इक्वेशन लिखे हो चाहे पोलर इक्वेशन लिखे हो, दोनों तरह के इक्वेशन का हम लोग कर्व को ट्रेस करना वहां पे सीखते हैं। ठीक है भाई, और बाकी कुछ कुछ कर्व तो हम लोग प्लॉट नहीं कर पाते हैं, तो वैल्यूज रख रख के प्रैक्टिकली उसको चेक करते हैं कि कैसा बनेगा।
क्लियर है इतना सभी को? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया बाउंडेड बाय टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स देखेंगे, दो इंटरसेक्टिंग कर्व के बीच का एरिया देखेंगे, और भी कुछ स्पेशल टाइप के हैं। और फिर एक बार देखेंगे कि अगर आपने किसी फंक्शन का एरिया निकाला है तो उसके इनवर्स का एरिया कैसे निकालेंगे, या इनवर्स का एरिया निकाला हुआ है तो हम लोग ओरिजिनल फंक्शन का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आप आपके पास होमवर्क में जो है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप प्रैक्टिस कीजिए। और फिर हम लोग आज एक सीट भी आपके साथ शेयर करेंगे शाम को, उसको भी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कौन सा क्वेश्चन संचित? ये जो अभी आपने दिया है, डाउनलोड कर लेता हूं मैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा जी, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, वो ऊपर चला गया कमेंट में। ठीक है भाई? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से बता दीजिए सर। हाँ सर बोलो। कुछ सर इक्वेशन है, हाँ सर क्वेश्चन ही है सर, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड y इज इक्वल टू 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड x प्लस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड y मॉड y इज इक्वल टू 3। इज इक्वल टू 3। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसका एरिया कैसा होता है। पहले ये मान लीजिए, ठीक है, इसका एरिया देखेंगे तब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे। ठीक है, इसका एरिया एक स्क्वायर टाइप का होगा, तो फिर कॉन्सेप्ट वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज करना पड़ेगा कि कहां से कहां के इंटरवल में एक्स लाई कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो डिफाइन करेगा कि आपकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में, जैसे 0 से 1 के बीच में एक्स होगा तो ये एक्स अपने आप में नलीफाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका एरिया उसके मतलब ये अगर 0 से 1 के बीच में है तो इसका एरिया क्या होगा, ये हम लोग चेक करना होगा। तो इसका ग्राफ जो होगा ये कुछ ऐसा होगा। लेकिन कैसे होगा, ये फंक्शन में आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़े होंगे, तो यस सर, इसका तो एरिया बिल्कुल, हाँ बोलो। यस सर, तो इसको सर पार्ट पार्ट वाइज कर देंगे हाँ सर, जैसे पार्ट कि एक वाइज में एक्स और देखिए। वाई को ग्रेटर देन ले लेंगे हाँ हाँ 0, दूसरे में देखिए, एक दोनों को बात याद नेगेटिव। रखिए, जब आप फंक्शन पढ़ते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसके साथ आपको एक टर्म लिखवाया जाता होगा स्टेप फंक्शन, बोला यस बोला सर, जाता है, इसका दूसरा नाम है। तो यस जब सर। भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आपके पास आए, आप स्टेप वाइज ही प्रोसीड करोगे, देर इज सर नो उसके अल्टरनेटिव एट ऑल। ओके, सो उसके बाद से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 3 का सब प्रॉब्लम हो जा रहा है, उसके बाद क्या करें? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अच्छा तो वही तो मैंने बोला कि अब आप उसके देखो, पहले आपको x को लाई कराना होगा भाई, कि x को लाई करेंगे 0 0 से से 1 के 1 बीच, तो या फिर उसके 1 से 2। कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या हो रहा है। यस ठीक सर। है, तो y क्या होगा, तो y का भी एक इंटरवल मिलेगा, उस पर्टिकुलर इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर y क्या होगा ये निकाल लीजिए। है अच्छा। समझ में? देखिए, सपोज कीजिए कि अगर हम x प्लस वाई मान लीजिए 3 है, यस ठीक है, सर। x इक्वल टू, तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना होगा बताइए तो। अगर ये 0 होगा तो y 3 2 हो गया, और ये 2, 0। यानी कि यस सर, ये 3 2 हो से 3 जाएगा। के बीच में, ठीक है, 2 से यस 3 सर, के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y 2 0 हो से जाएगा 1 हो ना। जाएगा, और सर ऊपर से 2 और 3 के बीच में, सर y का वैल्यू 2 और 3 के बीच में आएगा सर, हाँ x का वैल्यू 0 से 1 का आएगा सर, तो स्क्वायर एक तो टाइप का अगर बन y का जाएगा। वैल्यू 2 से 3 के बीच में आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो इस तरह से आपको स्टेप वाइज रख रख के चेक करना होगा। ठीक है, तो और ये भी देख लीजिए, इसका जो इक्वेशन है ये स्क्वायर होगा, देखिए स्क्वायर होगा, और कहां पर ये कट करेगा, 3 पर। यस सर। ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट सॉरी मॉड x मॉड प्लस x, मॉड यस y सर। इक्वल्स टू 3, ये 3 होगा भाई, 3 सर कॉमन मॉड का लीजिए। तो बन जाता है सर, ठीक मॉड है, का तो आराम से बन जाता हाँ, है। तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकालिए, इस पार्ट का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, यही होगा क्या, यस सर, यही होगा यही ना। होगा। जो यहां से एरिया आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यस सर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का एरिया, इस पार्ट का एरिया तो निकालने के लिए हमने सर हमने इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया कि पहले x को लाई कराइए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y क्या होगा वो देखिए, इस तरीके से। ठीक है, एक बार सर इस ये तरीके से ट्राई, सर हाँ ये बोलो। तो सर इसका जो हम लोग एरिया निकालेंगे तो ये सर केवल मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 3 का एरिया निकल जाएगा ना, ये हाँ जो ऐसे एरिया निकलेगा। तो और एरिया उसके निकाल फिर लीजिए भाई, एरिया तो अब निकल ही जाएगा, y इंटू डी एक्स होना है ना,
देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल्स टू मान लीजिए 3 है, तो आपको इसका एरिया तो एरिया जो होगा वो हम लिख सकते हैं एक बार 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 से, और ये इसको x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दे क्या? अच्छा ये आप बोल रहे हो कि ये y इंटू डी एक्स के फॉर्म में इसको भी तो लिखना होता है, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट का एरिया इस फॉर्म में लिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दैट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि इसको 0 से 1 के बीच में, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y dx होना चाहिए ना। तो जो आप पहले बताएं, तो जो आप पहले बताए कि x को अगर हम लोग 0 से 1 के बीच में अगर प्लॉट करेंगे तो x का वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमें 3 होगा, तो 3 होता है ऐसा 2 और 3 के बीच 3 और 4 के बीच में अगर प्लेस करेंगे y का ग्रेटेस्ट इंटीजर सर तो आएगा ना। जैसे मान लीजिए 0 से 1 के बीच में हमने लिया, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में अगर हम लेंगे तो ये y इक्वल्स टू सिंपली 3 मिलेगा, 3 में तो y 3 होता है, y इक्वल्स टू 3 ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। यस सर, ठीक है, लेकिन वो भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये भी। तो यहाँ पे एरिया देखिए, एरिया हम डायरेक्ट स्क्वायर बना के निकाल लेंगे, उसका y इंटू डी एक्स का यूज नहीं करेंगे, आया समझ में? हाँ ये सब उसके बाद सर ये सब तो ऐसे भी ये तो सिंपली स्क्वायर्स हो जाएगा ना, फिर 1 से 2 में लेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो कर्व मिलेगा ये कितना मिल जाएगा, ये घट जाएगा ना अब। यस सर, ये घट जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, इसका वैल्यू बढ़ गया तो यहाँ आके सब्ट्रैक्ट होगा ना, ये घट जाएगा, और ये फाइनली 0 से 3 में रहेगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, तो 0 आएगा तो फिर यहाँ पे चले आएंगे, तो इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर उसके बाद वाला रेक्टेंगल का एरिया, और तीसरा एरिया वाला एरिया 0 आ जाएगा, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ का तो ऐसे ही पता चल जाएगा। नहीं, जितना एरिया आया ना, वो जितना एरिया आएगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सिंपली, पूरा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज आपके साथ एक सीट शेयर कर दूंगा मैं, और कुछ सीट और कुछ एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम होंगे, या एनसीईआरटी आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि भाई ओवरऑल तो आपको 12 में भी मार्क्स का काम है, और वहां पे भी आपको मार्क्स लाना है, 100 मार्क्स वो भी, ठीक है, टारगेट पूरे 100 का होना चाहिए, प्रत्युष संचित, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।